हेलो स्टूडेंट, मेरी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को आज प्लेटो के बारे में बताऊंगा, जो महान राजनीतिक एवं दार्शनिक विचारक था, जिसके नाम को दुनिया जानती है। मैंने प्लेटो से 50 प्रश्न तैयार किया है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, हायर एजुकेशन, पीसीएस एग्जामिनेशन और विभिन्न विश्वविद्यालयों में आयोजित होने वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में यह बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं प्लेटो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, प्लेटो का जन्म कब हुआ था? 427 ईसा पूर्व में प्लेटो का जन्म हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, प्लेटो की मृत्यु कब हुई थी? प्लेटो की मृत्यु 327 ईसा पूर्व में प्लेटो की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्लेटो के पिता का क्या नाम था? प्लेटो के पिता का अरिस्टोन नाम था। प्लेटो के पिता का अरिस्टोन नाम था प्लेटो के पिता का। प्लेटो की माता का नाम क्या था? प्लेटो की माता का नाम परिकिटनी था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्लेटो ने अपने विश्वविद्यालय अकादमी की स्थापना कब किया? प्लेटो अपने विश्वविद्यालय अकादमी की स्थापना करता है। अकादमी की 386 ईसा पूर्व में प्लेटो ने अपने विश्वविद्यालय की नींव डाली। क्वेश्चन नंबर 6, प्लेटो के विचारों पर किसका प्रभाव पड़ा? प्लेटो के विचारों पर पाइथागोरस, पार्मेनिडीज, हेराक्लीट और सुकरात का प्रभाव पड़ा। प्लेटो के विचारों के ऊपर 4 विचारकों का प्रभाव पड़ता है: पाइथागोरस, पार्मेनिडीज, हेराक्लीटस और सुकरात। क्वेश्चन नंबर 7, प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो किसने कहा? प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो किसने कहा है? यह इमर्सन ने कहा है। प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 8, सब पुस्तकालय जला दो क्योंकि इसका ज्ञान इस पुस्तक में आ गया है। कुरान के बारे में यह कहा गया है और यह उक्ति किसकी है? हजरत उमर की यह उक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्याले के मुंह पर मधुलेप करके बालकों को कोई भी कड़वी औषध भी दी जा सकती है, किसका कथन है? यह कथन है सिंक्लेयर का। प्याले के मुंह पर मधुलेप करके बालकों को कोई भी कड़वी औषध दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, रिपब्लिक का दूसरा नाम क्या है? रिपब्लिक का दूसरा नाम है कंसर्निंग जस्टिस, यानी न्याय से संबंधित। रिपब्लिक जो है यह न्याय पर लिखी गई है, इसलिए इसको न्याय से संबंधित पुस्तक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, रिपब्लिक के वार्ता का शुभारंभ कहाँ होता है? सिफालस के घर पर। 12, समाज में प्रत्येक व्यक्ति को वह उपलब्ध हो जो उसे प्राप्त है, किसकी उक्ति है? सुकरात की। क्वेश्चन नंबर 13, सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है, किसका कथन है? सिफालस का। क्वेश्चन नंबर 14, मित्र के साथ भलाई करना और शत्रु के साथ बुराई करना ही न्याय है, किसका कथन है? पॉलीमार्कस। क्वेश्चन नंबर 15, न्याय शक्तिशाली का हित है, किसने कहा है? थ्रेसिमिकस ने। क्वेश्चन नंबर 16, न्याय करना अन्याय करने से सर्वश्रेष्ठ है, किसने कहा है? थ्रेसिमिकस। क्वेश्चन नंबर 17, न्याय एक कृत्रिम वस्तु है और परंपरा की उपज है, किसने कहा है? ग्लाका। ग्लाका न्याय को एक कृत्रिम वस्तु मानता है और परंपरा की उपज मानता है।
न्याय भय का शिशु है, किसका कथन है? ग्लाका का। ग्लाका कहता है कि न्याय भय का शिशु है। क्वेश्चन नंबर 19, राज मनुष्य का बृहद रूप है, किसका कथन है? प्लेटो। प्लेटो कहता है कि राज मनुष्य का बृहद रूप है। मनुष्य का बृहद रूप क्या है? राज्य है। मनुष्यों के वृद्धि होने से, मनुष्यों के विकास से ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 20, अब राज्य का निर्माण चट्टान या शाख बबूल के वृक्ष से नहीं हुआ है, कथन है प्लेटो का। प्लेटो कहता है कि राज्य का निर्माण जो होता है चट्टान या शाख या पेड़ पौधों से नहीं होता है, बल्कि उसमें जो व्यक्ति रहते हैं और व्यक्तियों का जो चरित्र होता है, उस चरित्र से राज्य का निर्माण होता है। यदि व्यक्तियों का चरित्र उत्तम है तो राज्य उत्तम होगा, यदि व्यक्तियों का चरित्र बुरा है तो राज्य बुरा होगा। प्रश्न संख्या 21, एक व्यक्ति एक कार्य का सिद्धांत दिया गया है, यानी किसने दिया है? एक व्यक्ति एक कार्य का सिद्धांत प्लेटो ने दिया है, और अपने किस सिद्धांत में दिया है? न्याय सिद्धांत में। प्लेटो का न्याय व्यवस्था आधारित है श्रम विभाजन और विशेषीकरण पर। ये एक व्यक्ति एक कार्य का सिद्धांत प्लेटो ने दिया है और श्रम विभाजन भी दिया है, विशेषीकरण की धारणा भी है, यानी कि 3 वर्ग प्लेटो ने बनाए हैं और तीनों वर्ग को एक एक कार्य करना है। पहला वर्ग है शासक वर्ग, दूसरा वर्ग है सैनिक वर्ग, तीसरा वर्ग है उत्पादक वर्ग। ये 3 वर्ग अपना अपना कार्य करेंगे, तीनों एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसी को श्रम विभाजन और विशेषीकरण का सिद्धांत कहा गया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, प्लेटो के न्याय कला जड़, आत्मपरक, निष्क्रिय, अव्यवहारिक एवं अविश्वसनीय है, किसका कथन है? जॉर्ज एच सेबाइन। क्वेश्चन नंबर 24, प्लेटो का न्याय सिद्धांत किस पर आधारित है? अहस्तक्षेप की नीति। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक निदान ही है। शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक निदान है, किसका कथन है? बारकर। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को समाज के प्रति कर्तव्यों का ज्ञान कराती है, किसका कथन है? प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 27, स्पार्टा में शिक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसका था? राज्य का था। स्पार्टा में शिक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व राज्य के ऊपर निर्भर होता है और राज्य ही शिक्षा का प्रबंध करता है, परिवार का उत्तरदायित्व नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28, बच्चों को 6 वर्ष की ही आयु में किस राज्य द्वारा ले लिया जाता था? तो बच्चों को 6 वर्ष की आयु में ही स्पार्टा द्वारा ले लिया जाता था। परिवार का दायित्व खत्म होता था, सब कुछ राज्य के द्वारा किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 29, एथेंस में शिक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसका था? तो एथेंस में शिक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व परिवार का था। यूनान में 2 राज्य थे, एथेंस और स्पार्टा। स्पार्टा शिक्षा व्यवस्था को स्वयं संचालित करता था, जबकि एथेंस में शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से परिवार के ऊपर थी। क्वेश्चन नंबर 30, स्पार्टा में थी। स्पार्टा में पुरुष और स्त्री दोनों समान थे, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। पुरुष और स्त्रियां साथ साथ सैनिक शिक्षा लेती थीं। क्वेश्चन नंबर 31, प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। 32, स्त्रियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। कहाँ ध्यान नहीं दिया जाता था? एथेंस में। एथेंस में जो स्त्रियां थीं
वह घर की चारदीवारी में ही सीमित होती थी। उनका कार्य था घर के चूल्हे चौके बर्तन करना, बच्चों का लालन पालन करना, पोषण करना, और जितनी भी जिम्मेदारियां हैं घर की वह स्वयं उठाती थीं। शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 33, रिपब्लिक की शिक्षा व्यवस्था में प्रकारांतर से शिक्षा प्रणाली की आलोचना की है। किसका कथन है? कहने का तात्पर्य यह है कि रिपब्लिक की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें शुरुआत में तो जो पूर्व की शिक्षा पद्धतियां थीं पूर्व की, उसकी आलोचना की गई है। ये कथन किसका है? शेबाइन का। यह कथन किसका है? शेबाइन का है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। प्लेटो की शिक्षा योजना के कितने चरण हैं? प्लेटो की शिक्षा योजना के 2 चरण हैं, प्रारंभिक और उच्च। प्लेटो 2 भागों में शिक्षा को बांटता है, प्रारंभिक और उच्च। जो 20 वर्ष तक की शिक्षा है वो प्रारंभिक है, और 20 से 35 वर्ष की जो शिक्षा है वह उच्च शिक्षा है। लेकिन 35 वर्ष तक शिक्षा रुकती नहीं है। यह 35 वर्ष के बाद भी 15 वर्षों तक यानी कि 50 साल तक जो व्यक्ति है वह शिक्षा ग्रहण करेगा, और 50 साल के बाद वही दार्शनिक शासक बनने के योग्य होगा। प्लेटो की उच्च शिक्षा की आयु कितनी है? 20 से 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 36, प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा की अवधि क्या है? 6 वर्ष है। प्लेटो की जो प्रारंभिक शिक्षा की अवधि है वह कितनी है? 6 वर्ष है। 6 वर्ष तक वह प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करता है, 6 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 37, प्लेटो की शिक्षा योजना में माध्यमिक शिक्षा की अवधि माध्यमिक शिक्षा की अवधि, यहाँ मिस्टेक हो गया है। माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी है? 6 से 18 वर्ष है। 6 से 18 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 38, प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में सैनिक शिक्षा की अवधि कितनी रखी है? तो 18 से 20 वर्ष तक जो है, 18 से 20 वर्ष की जो शिक्षा है यह सैनिक शिक्षा रखी गई है। सैनिक शिक्षा रखी गई है। यह प्रत्येक के लिए अनिवार्य है, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए यह अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 39, प्लेटो अपनी शिक्षा योजना में किसके साहित्य को प्रतिबंधित करता है? तो प्लेटो अपनी शिक्षा योजना में होमर और हेसियाड के साहित्यों को प्रतिबंधित करता है, क्योंकि प्लेटो का मानना है कि होमर और हेसियाड के जो साहित्य हैं वह अश्लीलता से भरा हुआ है। इसलिए बच्चों को होमर और हेसियाड के साहित्यों से दूर रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्लेटो किस अवस्था में संगीत और व्यायाम को आवश्यक मानता है? तो प्लेटो म्यूजिक और एक्सरसाइज को प्रारंभिक शिक्षा में आवश्यक मानता है, क्योंकि प्लेटो कहता है कि संगीत से मन संतुलित होता है और व्यायाम से शरीर संतुलित होता है। संगीत से मन तरोताजा होता है और व्यायाम से शरीर, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। तो व्यक्ति के लिए संगीत और व्यायाम दोनों आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 20 से 30 वर्ष की शिक्षा में क्या पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है? 20 से 30 वर्ष की शिक्षा में गणित, ज्योतिष, तर्कशास्त्र को प्लेटो प्रमुख स्थान देता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्लेटो ने सूर्य की उपमा देते हुए थ्योरी ऑफ डिवाइडिंग लाइंस के द्वारा दृश्य जगत और बुद्धि जगत में अंतर समुपस्थित करता है। यह रिपब्लिक के किस भाग में है? यह रिपब्लिक के 6वें भाग में है। प्लेटो ने गुफा और परछाइयाँ का सिद्धांत किस चिंतन में दिया है? प्लेटो ने गुफा और परछाइयों का सिद्धांत दार्शनिक शासक में दिया है। गुफा और परछाइयाँ। क्वेश्चन नंबर 44, ज्ञान जगत में अंतिम ध्यातव्य, दुःसाध्य एवं दुर्गम वस्तु शिवत्व का आवश्यक रूप है।
बिना इस फॉर्म के विचार का दर्शन किए कोई भी बुद्धिमत्ता से कार्य नहीं कर सकता, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन का कार्य हो अथवा राज्य का विषय हो। किसका कथन है? प्लेटो। प्लेटो यहाँ कहता है कि शिवत्व का दर्शन सबके लिए आवश्यक है, और जब तक उसको शिवत्व का दर्शन नहीं होगा, यानी कि अच्छाई, सच्चाई, अच्छाई, सद्गुण का दर्शन नहीं होगा, तब तक वह व्यक्तिगत जीवन या राज्य में कोई कार्य नहीं कर सकता है, उचित ढंग से नहीं कर सकता है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं, वरन शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। किसने कहा है? रूसो। यह रूसो की प्रसिद्ध उक्ति है कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं है, यह शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ कृति है। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित उच्च शिक्षा का यह सुझाव सर्वाधिक मौलिक और महत्वपूर्ण है। किसका कथन है? शेबाइन का कथन है। यह कथन किसका है? शेबाइन का है। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टियों से अस्पष्टतया आधुनिक लगती है। किसका कथन है? मैक्सी का कथन है। मैक्सी कहता है कि प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टियों से अस्पष्टतया आधुनिक लगती है। ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि उसने स्त्री पुरुष की समानता पर बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 48। प्लेटोवादी शिक्षा योजना का यह गंभीर दोष है क्योंकि केवल अच्छे शासकों से ही किसी देश का कल्याण संभव नहीं है। यह कौन कहता है? शेबाइन कहता है कि केवल अच्छे शासक से कल्याण संभव नहीं है, बल्कि बहुत कुछ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत में कार्य के आदर्श और चिंतन के आदर्श के मध्य एक प्रकार की डगमगाहट है। किसने कहा है? बारकर। बारकर कहते हैं कि प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत में कार्य के आदर्श और चिंतन के आदर्श के बीच एक प्रकार की डगमगाहट। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि चिंतन तो है, लेकिन जिस हिसाब से चिंतन है उस हिसाब से कार्य नहीं है। प्लेटो केवल चिंतन करता है और उसका चिंतन कभी भी वास्तविक रूप से इस धरातल पर उतर नहीं सकता। वह केवल विचारों तक ही सीमित है। क्वेश्चन नंबर 50। नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है। प्लेटो कहता है कि न्याय क्या है, इस विषय पर वह काफ़ी खोज करता है, अनुसंधान करता है, विभिन्न विचारकों के पास जाता है, विभिन्न सोफिस्टों के पास जाता है, जैसे शेफलस, पोलीमार्कस, थ्रेसिमिकस, ग्लाका, एंडिमेंटस, सबके पास जाता है, सबसे पूछता है कि न्याय क्या है। तो यह प्लेटो बताता है कि न्याय, प्लेटो किसी के भी उत्तरों से संतुष्ट नहीं होता है, तो अंत में वह अपनी न्याय की अवधारणा प्रस्तुत करता है, और उसकी जो न्याय की अवधारणा है उसमें कर्तव्य को अधिरोपित किया गया है। नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है। प्लेटो कहता है, समाज के 3 वर्ग बताता है। एक शासक वर्ग, शासक, दूसरा सैनिक वर्ग, सैनिक, और तीसरा शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। यह 3 वर्ग बताता है और कहता है कि शासक वर्ग केवल शासन का कार्य करे, सैनिक वर्ग देश की सुरक्षा का कार्य करे, उत्पादक वर्ग विभिन्न प्रकार का उत्पादन का कार्य करे, ताकि जिससे शासक वर्ग और सैनिक वर्ग की सारी आवश्यकताएं पूरी हो सकें और उत्पादक वर्ग स्वयं अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सके। तो प्लेटो के ऊपर मैंने 50 क्वेश्चन तैयार किया था। आगे और भी क्वेश्चन हैं, आप लोग मेरे चैनल को देखते रहिएगा। यह विषय आपको अच्छा लगे या मेरा क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।